सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ। मैं अमनदीप कौर हाज़र हाँ जी तुहाडी BA सैकेंड ईयर की पंजाबी की क्लास के BA सैकेंड ईयर की साडी इस चल रही पंजाबी की क्लास के असी शुरू की हुई है जी तुहाडी दूसरे नंबर की जी पुस्तक है बुक है अठे पैर। सो इस साड़ियाँ जड़ियाँ 8 कहानियाँ जड़ियाँ दर्ज की गई हैं। इस 8 कहानियाँ दे विच कहते असी पहली जी कहानी है वो साड़ी पिछली क्लास की सी जिस जो सी जिंदगी मोड़ी जा सकती है मौत नहीं, जो कि लिखी हुई सी जी गुरबख्श सिंह प्रीतलड़ी की, जिस दे विच उन्होंने बहुत ही सोहने ढंग नाल एक परिवारिक जी मतलब समस्या साढ़े सामने जोड़ा पेश किया, जिस दे विच उन्होंने दसिया सी कि एक पति पत्नी की जी कहानी सी उस साढ़े सामने दर्शाया सी, जिस दे विच उन्होंने चेतना ते विमल की कहानी लेंदे हुए दसिया कि चेतना जो कि एक बहुत ही ज़्यादा जिहड़ी है मतलब सुंदर स्त्री है, सुंदर है, सुगढ़ सुजान है, सर्व कला संपूर्ण है, चंगी पढ़ी लिखी है, जिहड़ा सहुरे परिवार में बहुत चंगे ढंग नाल संभालण वाली है, पर उसदियां खूबियां उसके पति नूं चंगियां नहीं लगदियां। जदों उसने अपनी जिंदगी दी तो उसने उसकी जिंदगी की कोई कदर नहीं पाई, तो जदों फिर वो उसनूं मौत दिंदी है तो मौत जी उस तो मोड़ी नहीं जाती। सो जड़ियाँ मतलब बहुत ही सुंदर ढंग के नाल जी कहानी है उसनूं साडे सामने गुरबख्श सिंह जी ने बड़ा मतलब सोहने ढंग नाल पेश किया सी। उन्हां दी जिहड़ी हुण असीं अगली कहानी जिहड़ी अज दी तुहाडी क्लास दे विच लैके आए हाँ, अगली जिहड़ी कहानी है वो है जी मीं जावो हनेरी जावो। सो ये जिहड़ी मीं जावो हनेरी जावो कहानी है लिखी हुई है जी प्रिंसीपल संत सिंह सेखों की जिहड़ी रचना है। तो ये जिहड़ी संत सिंह सेखों की रचना है इस दे विच उन्होंने घरेलू जिहड़ियां समस्यावां ते जिहड़ी शाहूकारां तो लए गए करजे, घरेलू समस्यावां शाहूकारां तो लए करजे, इन्हां करजियां दे ब्याज लई किसान जिहड़ा उम्र भर के ब्याज भरदा है, खेतों के विच पैदा हुई फसल की आमद इस कर्जे को उतारन दा विच पूरी नहीं कर सकती। सो इस कर्जे को पूरी तरह उतार नहीं सकती, मजबूर हो के फौज के विच नौकरी लभनी पैंदी है। बंदियां दे बाहर जाण तो बाद घर दीयां इस्त्रियां नूं घरां दा खर्चा तोड़न लई खेतों के विच काम करना पैंदा है। ये जवान ते सोहणियां जिहड़ियां इस्त्रियां हन वो शाहूकारां दी बुरी नज़र का शिकार भी हुंदियां हन। सो इस तरह इस जिहड़ियां समस्यावां हन इन्हां समस्यावां नूं प्रिंसीपल संत सिंह सेखों जी ने कहते ये जिहड़ी साडी कहानी है मीं जावो हनेरी जावो दे विच बहुत ही सोहणे ढंग नाल साडे सामने जिहड़ा पेश किया है प्रिंसीपल संत सिंह सेखों जी ने। सो कहते इस हालात के बारे में जान के जदों घर दीयां जिहड़ियां औरतां हन जवान औरतां नूं घर तो बाहर जिहड़ा खेतां विच काम करना पैंदा है तो शाहूकार जिहड़े दे मुंडे जिहड़े हन वो जिहड़ी उन्हां दे उत्ते बुरीआं नज़रां रखदे हन। तां इस सब नूं जान के घर दीयां जिहड़ियां बजुर्ग इस्त्रियां हन उन्हां जिहड़ियां औरतां हन उन्हां दी रखवाली करनी पैंदी है। सो इस कहानी की नायिका जो कि बसंत कौर है, कहानी की नायिका का नाम है जी बसंत कौर, उसका जोड़ा पति है उसका नाम है मंगल सिंह। सो उसका पति मंगल सिंह है जो कि घर की आर्थिक हालत वेख के फौज के विच भर्ती हो जाता है। उस कोल 25 विघे जमीन है जिस तो इन्नी आमद जी है आमदन प्राप्त नहीं हो पाती कि घर का गुजारा जोड़ा है वो हो सके। इस करके मंगल सिंह के जान तो पिछों खेतों के विच जिहड़ा है हुण बसंत कौर नूं काम करना पैंदा है। तो कहते पशुओं नूं बाकी मुंडे खेतों विच चारा लियाउण पशुओं लई खेतों में जिहड़ा बसंत कौर काम करती है पशुओं नूं बागी मुंडा खेतों विचों चारा लियाउंदा है। मंगल सिंह के जान तो पिछों खेतों का काम जिहड़ा घट गया सी, इस करके बागी मुंडे दे जान तो पिछों
कहता बसंत कौर नूं पशुओं के लिए पट्ठे जिहड़े हन वो खेतों विचों लियाउणे पैंदे सन। सो पहला तो एक जिहड़ा मुंडा रखिया होया सीगा मंगल सिंह ने, पर मंगल सिंह जिहड़ा आप फौज में भर्ती हो जाता है, सो इस करके जिहड़ा मुंडा है उस नूं भी जिहड़ा भेज दिता जाता है। तो हुण सारे का सारा घर का जिहड़ा काम है पशुओं का काम जिहड़ा है वो बसंत कौर ते आ पैंदा है। सो बसंत कौर नूं हुण पशुओं के लिए जिहड़े पट्ठे वगैरह हैं वो आप ही लियाने पैंदे सन। कहते बसंत कौर के बाहर जाण ते उसकी सस महा जिहड़ी है उसनूं इस गल की चिंता लगी रहिंदी है, तो वो बसंत कौर नूं किसे नाल जिहड़ी है मतलब किसे ना किसे गल राही समझाउण दा यतन भी करती रहती है। वो अपनी नूंह नूं आने बहाने इज्जत बचा के रखने की प्रेरणा जी है वह दिंदी रहती है, पर बसंत कौर उसनूं हौसला दिंदी हुई कहती है कि उस वाल कोई अख चुक के वेखण वाला नहीं जम्मिया। बसंत कौर नूं रोज़ खेतों विच जाती है, पशुओं के लिए पट्ठे लैके आती है। उसके इस काम के नाल उसके चाल चलन विच बिल्कुल भी फर्क नहीं पिया सी। उसका मन बिल्कुल साफ सी, पर जागीरदारां दे मुंडे गुरदेव की नीयत साफ नहीं सी। वो हमेशा ही बसंत कौर का पीछा कराया करता सी ते बसंत कौर नूं जिहड़ा कहता कुछ भी कहता नहीं सी, पर खंगूरा जरूर मारता सी। सो बसंत कौर उसकी हरकत वेख के अपना जिहड़ा मन है उसनूं होर भी ज़्यादा मजबूत जिहड़ा है वो कर लैंदी सी। परिवार का कोई मैंबर नहीं सी चाहता कि मंगल सिंह फौज दे विच भर्ती होवे, पर कुछ चिर बाद उसके घर जदों घरे पैसे भेजे जाते हैं, जदों मंगल सिंह घरे पैसे भेजने शुरू कर दिता है जिस नाल कर्जा भी उतरन लग जाता है, तो परिवार के मैंबर खुश भी हो जाते हैं। मंगल सिंह की नौकरी नूं सारिआं नूं चंगी लगन लग जाती है। तनख्वाह के पैसों के नाल महा कौर ने एक सूट अपना, एक बसंत कौर अते एक उसकी धी नूं सवा के दिता सी। सो बसंत कौर मंगल सिंह की भेजी हुई तनख्वाह ते राजी खुशी है ते खबर पा मतलब राजी खुशी की खबर पा के बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। हुण वो अपने आप को सजा के भी रखना शुरू कर देती है, नवे नवे कपड़े पाउण लगती है। खेतों में जाते समय कहते गुरदेव ने बसंत कौर नूं एक दिन बुला लिया। बसंत कौर ने इसका विरोध भी किया सी। अगले दिन गुरदेव उसनूं खेत विच मिलिया। उसने बसंत कौर नूं पट्ठियां की पंड जिहड़ी चुकाई ते फिर उसका पीछा करन लगा। ये सब देख के बसंत कौर ने उसदियां हरकतां नूं बंद करन लई कहा, पर गुरदेव का फिर भी वही हाल रहा। एक बार तो गुरदेव ने पट्ठे चुकाउंदे समय बसंत कौर का हाथ ला दिता। बसंत कौर नूं बहुत ज़्यादा गुस्सा आया तो उसनूं बड़ा बुरा भला भी कहा सी। हुण मंगल सिंह नूं छुट्टियां जिहड़ियां हन हो गईयां सन ते उसदे घर चिट्ठी भेज दित्ती सी कि वह आ रहा है। सारिਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ खुशी की लहर दौड़ गई तो खबर सारे पिंड विच भी फैल चुकी सी। गुरदेव बसंत कौर नूं मंगल सिंह के आउण तो पहला जिहड़ा उसनूं पूरी तरह प्राप्त करना चाहता है। इसलिए अगले दिन बसंत कौर नूं पट्ठे चुकाउण समय उसका हाथ फाड़ लैंदा है, पर जदों बसंत कौर ने मंगल सिंह के आउण की खबर दिंदिआं धमकाया तो डरते हुए कहते हाथ छड़ दिंदा है तो बसंत कौर पट्ठे लैके घर वापस आ जाती है। अगले दिन मंगल सिंह घरे वापस आ जाता है। हुण बसंत कौर का खेतों में जिहड़ा जाना मतलब घट जाता है। जदों गुरदेव ने खेतों में बसंत कौर की थां मंगल सिंह नूं वेख्या तो वापस मुड़न लगा। फिर पता नहीं की दिमाग के विच आया, मंगल सिंह के कोल पहुँच जाता है तो उस नाल गल्लां करनियां शुरू कर दिंदा है। फौज बारे मंगल सिंह तो पुछण लग जाता है। फिर उसने पूछा जिवें उसनूं कुछ पता ही ना होवे कि उस तो पहला जदों वो फौज में भर्ती होया सी ते फौज में सी तां उस समय पट्ठे कौन लैण जांदा सी। जदों मंगल सिंह ने दस्सिया कि बसंत कौर पट्ठे लैके आउंदी है तो उसने बहुत ही अपनेपन के लहजे के नाल कहण लगता है कि मुंडा पट्ठे लिजाण लई रख लेना सी, भरजाई एवें मुश्किल नाल ये काम करती होवेगी। मंगल सिंह हस के कहण लगा बसंत कौर दा पट्ठे लिजांदी दा कुछ नहीं कसदा। सो मंगल सिंह ने कुछ कोल बैठ के महा कौर ने काफ़ी ज़्यादा गल्लां बातां कीतियां। उसने मंगल सिंह नूं कहा कि वह बसंत कौर नूं खेतां विच पट्ठे लैण
ਭੇਜ ਦਾ ਡਰ ਉਸ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਉਮਰ ਛੋਟੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜਵਾਨ ਸਰੀਰ ਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚਿੰਤਾ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਾੜੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਇਸ 'ਤੇ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਆਪ ਦਾ ਚਾਲ ਚਲਨ ਬਹੁਤ ਸਾਫ਼ ਹੈ। ਤੂੰ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਦੇ ਤੇ ਘਰ ਸੰਭਾਲ ਲੈ, ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਮੱਝ ਵੇਚਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਤਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਝੋਟੀ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਸੂਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਉਹ ਮੁੜ ਬਲਦ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ੍ਹ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੌ ਸੱਸ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਮਾਹਾ ਕੌਰ ਨੇ ਬਸੰਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਤਾਂ ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਜਦੋਂ ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਮਾਹਾ ਕੌਰ ਤੇ ਬਸੰਤ ਕੌਰ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦੀਆਂ ਪਿੰਨੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਵੇ। ਮਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਪਿੰਨੀਆਂ ਤਾਂ ਲੈ ਗਿਆ, ਪਰ ਬਸੰਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਸੰਤ ਕੌਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਸੀਗੀ ਜੀ ਸਾਡੀ ਕਹਾਣੀ ਮੀਂਹ ਜਾਓ ਹਨੇਰੀ ਜਾਓ। ਇਹ ਉਸਦਾ ਸਾਰ ਜੋ ਕਿ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਸੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਜੀ ਦੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਸਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਸਾਹਿਤਿਕ ਪਰਖ ਤੇ ਆਲੋਚਨਾ। ਸੋ ਸਾਹਿਤਿਕ ਪਰਖ ਤੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਫਲ ਕਹਾਣੀ ਮੰਨੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਾਹਿਤਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਾਹਿਤਿਕ ਪਰਖ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਸਾਹਿਤਿਕ ਪੱਖੋਂ ਸਫਲ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੁਆਇੰਟ ਜਾਣੀ ਕਿ ਵਿਸ਼ਾ ਵਸਤੂ ਤੋਂ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਜੀ ਵਿਸ਼ਾ ਵਸਤੂ। ਵਿਸ਼ੇ ਵਸਤੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਮੀਂਹ ਜਾਵੋ ਹਨੇਰੀ ਜਾਓ, ਚਾਹੇ ਮੀਂਹ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਹਨੇਰੀ ਹੋਵੇ, ਫੌਜ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਉਹ ਫੌਜ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਔਖ ਹੋਵੇ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਿਪਰੇ ਚਾੜਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਵਿਸ਼ੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੇਖੋਂ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਘਰਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਆਰਥਿਕਤਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਚਾਹੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੀਂਹ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਹਨੇਰੀ ਹੋਵੇ, ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਹੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਨੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਤੇ ਸਫਲ ਸਮਾਵੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ, ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ, ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਅਤੇ ਉન્નਤ ਸੰਚਾਰ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੁਹਾਰ ਹੈ ਇਸ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਨੂੰ ਛੂਹਿਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਨਾ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਨਾ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਸੀ, ਨਾ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਸੀ, ਨਾ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਉન્નਤ ਸਾਧਨ ਸਨ। ਸੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਾਗੀਰਦਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸੀ ਉਹ ਦੋ ਸਮਾਜਿਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਇਸ ਜਾਗੀਰਦਾਰੀ ਪ੍ਰਥਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਪਦੰਡ ਹਨ ਉਹ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸਨ। ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨੀ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਪਾਤਰ ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਲਈ ਫੌਜ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫੌਜ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਨਿਕਲ ਸਕੇ। ਸੋ ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਤੇ ਮਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਫਸਾ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
मां की समस्या जमीन नालों वधेरे जिहड़ी नूंह की रखवाली करन दी है। इसे करके मंगल सिंह के जाण तो बाद वो अपनी नूंह नूं कई बार चेतावनी भी दिंदी है। चेतावनी देती हुई कहती है, देखी पुत किसी के झांसे विच ना आ जावी, किसी के झांसे विच आके घर नूं लाज ना ला देवी। कहते वो होर वधेरे हकीकत के नेड़े पहुँचण की शब्द स्पष्ट करती हुई बसंत कौर नूं आगाह करती है। साडे पिंड का रवैया कुछ चंगा नहीं है तो ये जगीरदार का मुंडा तो किसी के साध्या साधन वाला नहीं है। सो कहते जिथे मंगल सिंह का फौज दे विच जाना उन्होंने आर्थिकता की जिहड़ी स्थिति है उसनूं तां कुछ जरूर सुधारता है, उन्हों का कर्जा उतरना शुरू हो जाता है। बसंत कौर महाकौर की जिहड़ी समस्या कल्पना तो हकीकत का रूप धारण कर लेंदी है। गुरदेव जिहड़ा है वो बसंत कौर की कशमकश इस कहानी का जिहड़ा केंद्री सरोकार बन जाती है। सो वास्तव दे विच ये जिहड़ी कहानी है परंपरामई पेंडू भाईचारे विच पली जिहड़ी है। इस्त्री की अपने पति की गैर हाजिरी विच पराए मर्द वालों आकर्षण का जिहड़ा केंद्र है ते दुविधा है उसका शिकार जिहड़ा है बनना बहुत ही बारीकी ढंग दे नाल दर्शाया गया है। सो गुरदेव जिहड़ा है गुरदेव सिंह का मिलना चंगा लगता है, वो उसनूं मिलन समय वधिया सूट पा के जाती है, चंगी तरह नहा धो बन सवर के जाती है। उसका रवैया कहती गुरदेव पति अजिहा हुंदा है जिस तो उसनूं जिहड़ी है शह मिलती है। वो चाहती है कि उसनूं वेख के गुरदेव का हौका निकल जाए। इस कंग दे विच एक गल ये भी करती है कि उसनूं देख के उसका जिहड़ा हौका है वो निकल जाए। सो जिहड़ी इस्त्री है वो भी इस दे प्रति आकर्षक है, पर जिहड़ी उसनूं समाजिक जिहड़ी है उस लिहाज का भी ख्याल रखना पैंदा है। अपनी इज्जत उस तो बचा के रखनी भी पैंदी है, जिससे उसकी जिहड़ी सस है उसनूं डांटदी भी है। सगों सिर्फ जदों वो शर्मा जदों कि वो आप शर्मा जाती है उसका स्वै संजम अते दृढ़ता उसनूं डोलती हुई प्रतीत होती है। सो इस दो चित्ती दे विचों इस कोड़िकी दे विचों निकल लई वो परमात्मा का आसरा भी पालती है, पर नाल ही सच धज के उसनूं मीना मिलती भी रहिंदी है। ते जदों उसका पति आउण दी खबर मिलती है तां इसलिए लुकण मिची वर्गी जिहड़ी मतलब हालत है वो हो जाती है। सो जिहड़ा एक कहानी का जिहड़ा विषय है वो जिहड़ा कि विषय वस्तु अपनी तौर पर पूरी तरह सफल मन्निया गया है। सो कहते इस कहानी विच तत्कालीन परंपरामई अवचेतना की धारनी पिंड की एक मुटियार की अपने पति की गैर हाजिरी समय जिहड़ी है पराए मर्द प्रति खिच उस दे मन की स्थिति विचों गुजरदियां होइयां उठदियां होइयां जिहड़ियां उतार चढ़ाव। सो उस तो बाद जिहड़ा है कहते इस प्रसंग विचों एक तरह का आनंद अते जित की भावना भी वो अनुभव करता। लेखक जिहड़ा है वो कई तरह का आनंद लैंदा होया जित की भावना अनुभव करता है कहानीकार को सफल तरीके नाल कहानी को सफल तरीके नाल साडे सामने जिहड़ा पेश करता है। कहते इस कहानी दे विच एक पासे मर्यादा शर्म लाज संजम जिथे एक पासे है उत्थे हासा ठट्ठा मस्करी ते चौपल भी एक पासे जिहड़े हन शामिल किए गए हैं। सो अगला पॉइंट है जी गोंद। इस कहानी की गोंद उत्ते गोंद अगला जिहड़ा पॉइंट है वो है गोंद। कहते गोंद जिहड़ी है सौखे शब्दां दे विच कलात्मक पेशकारी नूं कहा जाता है। बड़े सौखे ढंग नाल किसी कला जिहड़ी कहानी की कलात्मक पेशकारी होंदी है उसनूं जिहड़ा गोंद कहा गया है। इस विच घटनावां की पेशकारी लेखक की इच्छित प्रभावां अते रचना की कलात्मक जरूरत के दृष्टिकोण तो की जाती है। सो लेखक जिहड़ा है जिस तरह वो चाहता है उस तरह दीयां घटनावां नूं वो साडे सामने जिहड़ा है पेश करता है। सो उदाहरण के वजों कहते कहानी का आरंभ विच
ਵੇਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਰੰਭ ਜਿਹੜਾ देखण वाला है। जदों मंगल सिंह फौज विच भर्ती हो गया, बसंत कौर नूं मੱਝਾਂ ਦੇ ਲਈ पट्ठे खेतों विचों लिजाने पैंदे हन। कहानी की समस्या जिहड़ी है सूत्र रूप विच पाठकां दे अगे जिहड़ी है वो पेश कर दित्ती जाती है कि जिहड़ा मींह होवे जां हनेरी होवे उन्हां दोनां नूं इह काम जिहड़े हन करने ही पैंदे हन। सो कहंदे इस कहानी की नायिका बसंत कौर नूं अपनियां समस्यावां नूं सुलझाउण दे लई कई तरीके जिहड़े हन वरतने पैंदे हन। उसकी समस्या है जी सब तो वड्डी गुरदेव, जिस नूं समझाउण दे लई वो कई तरह के तरीके भी वरतदी है। सो कहानी विच मुढ़ले वाक तो बाद कहानीकार दा कहानी दा जिहड़ा मतलब विचकार दा पक्ष है उसनूं भी बहुत सोहणे ढंग दे नाल पेश किया गया है। सो कहानी दे विच गुरदेव दा बसंत कौर नूं मिलना, बसंत कौर दी दो चित्ती, उस बाद सस दा बसंत कौर नूं ताड़ना ते मंगल सिंह दा घर वापस आउणा, पर अपनियां मजबूरियां नूं दर्शाउंदे होए बसंत कौर नूं नाल ना ले जा सकना। सो ये सारियां दियां सारियां जिहड़ियां घटनावां हन बहुत ही सोहणे तरीके दे नाल जिहड़ियां हन इस कहानी दे विच पेश कीतियां गईयां हन। गोंद के पक्ष तो जिहड़ी कहानी है सफल कहानी मन्नी गई है। सो अगे है जी पात्र ते पात्र चित्रण। पात्र ते पात्र चित्रण इस कहानी दे विच जिहड़े पात्र हन उन्हां दे विचों जिहड़े पात्र हन सब तो जिहड़ी कहानी दी दा नायक मंगल सिंह, नायिका बसंत कौर, उसकी सस माहा कौर ते उस तो बाद गुरदेव जिहड़े हन वो ही महत्वपूर्ण पात्र हन। सो एक गवांढण भी है जो जदों बसंत कौर जदों पट्ठे लै जाण पट्ठिਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ है तो उसनूं सज सवरिया देख के कहती है कि नी पट्ठिਆਂ ਨੂੰ ਚੱਲੀ है जां ਧੀਆਂ ते। सो इस तरह एक गवांढण जिहड़ी है उस दे बोल भी इस कहानी दे विच आउंदे हन। सो पात्र ते पात्र चित्रण के पक्ष तो कहते जे असी मंगल सिंह की गल करते हाँ तो वह एक जिहड़ा कि कर्जे दे विच फसिया होया इंसान है ते कर्जे तो दुखी हो के फौज दे विच भर्ती हो गया है। एक गरीब किसान की आर्थिकता नूं पेश किया गया है मंगल सिंह के चपात्र राही। सो उस तो बाद बसंत कौर जिसनों अपने पति की गैर हाजिरी के कारण कई तरह दी समस्यावां पेश आउंदियां हन। पट्ठे लै जाण दे समय कहते गुरदेव का बसंत कौर नूं बार बार रस्ते विच रोकना, तंग परेशान करना ते उसनूं बार बार जिहड़ा बसंत कौर दे द्वारा मतलब कुछ ना कुछ कहना, हर रोज़ उसके उत्ते जित प्राप्त करके अपनी मानसिक अवस्था नूं होर ज़्यादा जिहड़ा ताकतवर बनाउणा, पर उस जिहड़ा गुरदेव का किसी भी तरीके दे नाल ना रुकना। सो इस तरह जिहड़ा है बसंत कौर दीयां समस्यावां नूं साडे सामने बसंत कौर के पात्र राही लेखक ने पेश किया है। माहा कौर जो कि अपनी जिहड़ी नूं दे प्रति चिंतित है। सो गुरदेव जो कि एक जिहड़ा चरित्रहीन पात्र है ते इन्हां दे पात्र दे राही जिहड़ी इन्हां पात्रां दे राही ही ये कहानी जिहड़ी है वो अगे विकास करती है। सो इस तरह इन्हां चारां दे ही पात्र चित्रण नूं लेखक कहानीकार ने साडे सामने बहुत ही सोहणे ढंग दे नाल पेश किया है। सो ये जिहड़े पात्र हन कहते कहानी दीयां निक्कियां निक्कियां बारीकियां नूं उगाड़न वाले हन। पात्रां दा सुभाव बहुत ही खिच भरिया है। सो सारे के सारे पात्र ही कहते कहानी की बड़ी बरीकी ते मनोविग्यानिक सोच नूं साडे सामने जिहड़ा है पेश करते हैं। हर कोई अपनी जगह महत्वपूर्ण है। सो पात्र पूरे दृढ़ विश्वासी हैं ते कहते इस पूरी की पूरी कहानी नूं बहुत ही रोचक बनाउण दे विच मदद भी करते हैं। सो अगला पॉइंट है जी वार्तालाप। कहानी दे विच वरते गए वार्तालाप जिहड़े हन वो बहुत ही सही ढंग नाल वरते गए हैं। ये वार्तालापां दी वरतों सही स्थिति जिहड़ी है
वो कहानी दे विच मतलब कहानी नूं होर ज़्यादा रोचक बना दिंदी है। इस विच विवाद के मसले भी हैं। सो कहानीकार जिहड़ा है वातावरण वार्तालाप की वरतों उदों करता है जदों कहानी पूर्ण तौर पर जिहड़ी उगड़वी बन जाती है। कहते वार्तालाप की दृष्टि तो वार्तालाप किते भी किते भावें रोमांटिक होवे लमकाई नहीं गई है। सारी की सारी वार्तालाप जिहड़ी है उस स्थिति नूं उगाड़न लई है ते पात्रां दी दृष्टि नूं भी उगाड़दी है, दृष्टिकोण नूं उगाड़न ते तीखण जिहड़ी है निजी भावां दी पेशकारी नाल ही वरतों उन्हां वार्तालापां दी कीती गई है। वार्तालाप किते भी भावें रोमांटिक होवे पर लमकाई नहीं गई। सस दी तौखले भरी वार्तालाप, बसंत कौर दी अपने पति नाल विछोड़े के कष्ट नूं बयान करती हुई वार्तालाप, बसंत कौर ते गुरदेव की रोमांटिक अते मनोस्थिति नूं उगाड़न करती हुई वार्तालाप, सारी की सारी बड़ी ही संजम कहानी की स्थिति पात्र की विशेष ते मनोविग्यानिक स्थिति नूं साडे सामने पूर्ण तौर पर रखने वाली वार्तालाप है। सो अगे है जी वातावरण। वातावरण अगला पॉइंट है वातावरण। सो इस कहानी का वातावरण जिहड़ा कि शहरीकरण, औद्योगिकरण अते विकसित संचारिक साधनों तो अभिज पेंडू जागीरदारी व्यवस्था वेले पेंडू भाईचारे साडे परिवार जो उदों अजे टुटे नहीं सन अते उस वेले दी पेंडू मुटियार दी पति की अणहोंद विच पराए मर्द लई तां मर्यादा, लज्जा, प्यार, शर्म वाले संस्कारां दे बड़े ही कहते अवचेतन कारण खुद नूं रोकण की कोशिश करना पर मन हथों मजबूर उस वाल खिंचे जाना, चाहतियां भी उसनूं रोकण ना रोक सकना। ये सारा संसारिक जिहड़ा है संस्कृतिक प्रसार जिहड़ा है कहानीकार ने इत्थे पिठभूमि विचों उसारिया है, इसे ही पिठभूमि दे विचों उसारिया है। सो इस तरह पेंडू किसानियां दी निगरी हुई आर्थिकता नूं ही इस कहानी का धुरा जिहड़ा है वो बनाया है। जदों अजे बलदां द्वारा ही खेती जिहड़ी है वो कीती जाती सी। सो इस संकट के विचों निकलण दे लई इक्को एक मात्र रस्ता रह जाता है, वो है जी फौज दे विच भर्ती होण दा। सो पेंडू समाजिक भाईचारे अते आर्थिक दृष्टिकोण के पक्ष तो वातावरण जिहड़ा है इस कहानी का पूर्ण तौर पर सफल वातावरण जो कि कहानीकार ने साडे सामने पेश किया है। सो अगे है जी सिरलेख। सिरलेख। सो सिरलेख की जेकर गल करिए, सिरलेख किसी की रचना का अंग ना होंदिया होया हर रचना का जरूरी अंग मन्निया गया है। सो रौला भारत ने इस बारे अजिहा ही कहा सी कि सिरलेख पहला वो बिंदु है जिस तो पाठक किसी न किसी रचना वाल आकर्षित होता है। इसलिए जरूरी है कि लेखक अपनी रचना का जिहड़ा सिरलेख है मतलब अपनी रचना का नामकरण करते समय या सिरलेख करते समय विशेष ध्यान नाल जिहड़ा ध्यान तो काम लवे। सिरलेख किसी भी रचना का केंद्रीय बिंदु होता है जिसके दुआले सारी की सारी जिहड़ी कहानी है उसका ताना पेटा जिहड़ा तनिया जाता है। सो सिरलेख किसी रचना का विशेष विषय वस्तु नाल ढुकमा होना चाहिए है अते नाल ही आकर्षक भी होना चाहिए है। इस कहानी का सिरलेख इस कहानी विच जिहड़ा कि दर्ज है मीह जावो हनेरी जावो जिहड़ा महीने की 5 तरीक नूं 55 मिल जाते आ। सो इस कहानी का सिरलेख मीह जावो हनेरी जावो का मतलब ये है कि चाहे नौकरी औखी है या सौखी है पर महीने की 5 तरीक नूं 55 मिल जाते आ। सो इन्हां शब्दों की वरतों मंगल सिंह अपने फौज में भर्ती होने समय दे फैसले नूं उचित दसदा होया जिहड़ा करता है। इसकी सार्थकता उदों उजागर होती है जदों असीं उस समय की किसानी स्थिति ते विचार वटांदरा करते हैं। इस संबंधी पहली गल तां यह है कि उस समय खेती कोई लाहेवंद वाला सौदा नहीं सी। खेती का सारा दारोदार कुदरती सी ते एक बेयकीना काम जिहड़ी स्थिति सी। सो इस तरह यह एक जुआ बन गया सी। इसलिए किसान खर्चे तो
ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਫਸ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਿਤ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੇਯਕੀਨੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮੀਂਹ ਚਾਹੋ ਹਨੇਰੀ ਚਾਹੋ, ਇਸ ਨਾਲ ਬਚੇ ਹੋਏ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਰਾਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਾਫੀ ਪੈਸੇ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਚਾਏ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਸੋ ਕਹਾਣੀ ਵਿਚਲਾ ਇੱਕ ਪਾਤਰ ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ ਇਸ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਭਾਰ ਹੌਲਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜੀਵਨ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜੀਵਨ ਜ਼ਰੂਰ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਪਤਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੌਖਲੇ ਭਰੇ ਤਣਾਅ ਭਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਿਰਲੇਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ ਨਾਲ ਢੁਕਵਾਂ ਵੀ ਸਿੱਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸੋ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਤੋਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਢੁਕਵਾਂ ਵੀ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਸੰਤ ਕੌਰ ਗੁਰਦੇਵ ਕੌਰ ਦੀ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਸਰੂਪ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਨਾਲ ਇਸ ਸਿਰਲੇਖ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਸੰਬੰਧ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਸਿਰਲੇਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਹੈ ਪਰ ਆਦਰਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਲਾਤਮਕ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਹੈ ਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸ਼ੈਲੀ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸ਼ੈਲੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਸ਼ੈਲੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵੇਕਲਾ ਹੀ ਮੁਹਾਂਦਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਕਾਵਿਕ ਅਲੰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਲਵਈ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ੈਲੀ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੀ ਵਰਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਹਨ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੀ ਢੁਕਵੇਂ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਅਲੰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਅਲੰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਭਾਸ਼ਾ ਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਚਨਾ ਹੈ ਉਹ ਸੰਪੂਰਨ ਰਚਨਾ ਮੰਨੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸੀਗੀ ਜੀ ਸਾਡੀ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਸਾਹਿਤਕ ਪਰਖ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਵਿਸ਼ਾ ਵਸਤੂ, ਫਿਰ ਗੋਂਦ, ਫਿਰ ਪਾਤਰ ਤੇ ਪਾਤਰ ਚਿੱਤਰਣ, ਵਾਰਤਾਲਾਪ, ਵਾਤਾਵਰਣ, ਸਿਰਲੇਖ, ਭਾਸ਼ਾ ਸ਼ੈਲੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਸਾਹਿਤਕ ਪਰਖ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਵਿਸਤਾਰ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸਹਿਤ ਵਿਆਖਿਆ ਦੇ ਫਲ। ਸੋ ਇੱਕ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸਹਿਤ ਵਿਆਖਿਆ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਪ੍ਰਸੰਗ ਸਹਿਤ ਵਿਆਖਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਗੋਂ ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਭਿਮਾਨ ਜਿਹਾ ਉਪਜਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਮਨ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੀ ਚੇਸ਼ਟਾ ਉੱਤੇ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੈਰਾਕ ਵਾਕਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਦੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਉਤਾਰ ਚੜਾਓ ਅਤੇ ਸਗੋਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਉੱਤੇ ਮਾਣ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਬਸੰਤ ਕੌਰ ਉਸ ਦੇ ਖੰਗੂਰੇ ਪਾਸੋਂ ਅਡੋਲ ਲੰਘ ਕੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤ ਭਾਵ ਨਾਲ ਘਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਹਨ ਅੱਠੇ ਪਹਿਰ ਕਹਾਣੀ, ਜੋ ਅੱਠੇ ਪਹਿਰ ਕਹਾਣੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਕਹਾਣੀ ਮੀਂਹ ਜਾਵੋ ਹਨੇਰੀ ਜਾਵੋ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ 17 ਮੁੱਖ ਪਾਤਰ ਬਸੰਤ ਕੌਰ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਿੰਦੂ ਤੋਂ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਉਘਾੜਨ ਦੇ ਲਈ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੇਖਕ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਸੰਤ ਕੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲੇਖਕ ਉਦੋਂ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੈਰ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬਸੰਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੱਠੇ ਲੈ ਕੇ ਲੈਣ ਲਈ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਉਸ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਬਸੰਤ ਕੌਰ ਸਾਫ਼ ਨੀਅਤ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮਨ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਦੀ ਹੋਈ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸੀਗੀ ਜੀ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸਹਿਤ ਵਿਆਖਿਆ। ਜੋ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਸਾਡੀ ਕਲਾਸ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।